नमस्कार। राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए संचालित सामान्य हिंदी के 500 प्रश्नों की एक बृहद श्रृंखला में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पूर्व में हम लोग 6 क्लास देख चुके हैं, ये हम लोगों की 7वीं क्लास होगी। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की पीडीएफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें। क्वेश्चन नंबर 151 क्या कहता है कि मन रे तन कागज का पुतला लागे बुध बिनस जय छिन में गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? रस पूछ रहा है। भक्ति रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है या शांत रस है? तो चूंकि मन रे तन कागज का पुतला, तो सीधे सीधे हम लोग को यह समझना चाहिए कि भक्ति रस में जहाँ भगवान भक्ति की बात हो, भगवान की बात हो या भक्ति की बात हो, अनुरक्ति की बात हो। श्रृंगार रस के बारे में हम लोग जानते हैं, ये इसको रसराज कहा जाता है। इसका स्थायी भाव रति है, यानी प्रेम पात्र का हो, चाहे संयोग के अर्थों में हो या वियोग के अर्थों में हो। शांत रस की जब हम लोग बात करते हैं तो जहां मानसिक शांति या वैराग्य की बात आती है, मानसिक शांति और वैराग्य की जब हम बात करते हैं, वो शांत रस की बात, वहां शांत रस होता है। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ मन रे कागज का पुतला, मन रे तन कागज का पुतला, यहाँ पर सीधे सीधे मन को समझाया जा रहा है, यानी मानसिक शांति की बात की जा रही है। और कहीं ना कहीं ये गर्व करे क्या इतना, अपने शरीर पर जो गर्व करने वाली बात है उसको संबोधित किया जा रहा है। तो यहाँ एक तरीके से जो भाव स्पष्ट हो रहा है, वह भाव हमें किसका स्पष्ट हो रहा है? भक्ति रस का, ये वैराग्य का भाव स्पष्ट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त पंक्तियों में शांत रस उपस्थित है। ऐसे ही हम लोग आगे देखेंगे कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना को। यहाँ पर भी मानसिक शांति की बात हो रही है, विषयों से वैराग्य की बात हो रही है। कुछ और चीजें हैं, हम लोग आगे देखेंगे कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। तो छंद के भेद जब हम लोग पढ़ते, छंद के अंग हम लोग पढ़ते हैं, तो सबसे पहले इसमें चरण आता है, जिसको हम लोग पाद कहते हैं। चरण के बाद वर्ण या मात्रा आता है, वर्ण और मात्रा की बात होती है। और इसी के साथ साथ तीसरा आता है एक क्रम। क्रम के बाद हम लोग पढ़ते हैं यति, यानी छंद पढ़ते समय जो ठहराव होता है उसको हम लोग यति कहते हैं। लय को हम लोग गति कहते हैं। गति भी एक
क्रम होता है जो इन क्रमों से आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर प्रश्न यह है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, तो हम लोग उसको रति कहते हैं। और यह चरण क्या होता है, चूंकि छंद वार्णिक और मात्रिक दोनों होते हैं, वर्णिक और मात्रिक दोनों होते हैं, तो चरण जो है जहां हम ठहराव लेते हैं, जैसे पवन तनय संकट हरना, तो न के हरण के बाद हरना के बाद एक ठहराव होता है, इसको एक चरण हो गया। मंगल मूर्ति रूप, ये दूसरा चरण हो गया। अब तीसरा चरण ये होता है कि राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। तो ये 4 चरण हो गए, लेकिन बीच बीच में जो हम लोग रुके थे ये यति था, ये ठहराव था, तो इसको हम लोग यति कहते हैं। ऐसे ही यह कहा जाता है, दिनकर जी ने लिखा है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो ये जो पढ़ते हैं हम लोग तो एक गति में पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे जाकर के रुकते हैं और फिर जब हम नए पद की शुरुआत करते हैं तो वहां से क्या होता है कि एक गति शुरू हो जाती है, एक लय शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहां हम लोग इसको यति के रूप में समझेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है। अब यहां पर जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, यानी कि तारे शब्द जो 2 बार आया है, तो यहां पर शब्द किसके द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जा रहा है, शब्दों के द्वारा चमत्कार है। तो शब्दों के द्वारा जब चमत्कार है तो ये क्या होगा, निश्चित रूप से शब्दालंकार होगा। अब शब्दालंकार की जब हम लोग बात करते हैं तो शब्दालंकार को हम लोग देख लें, जहां वर्णों की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास होता है, और जहां शब्दों की आवृत्ति हो और अर्थ भिन्न भिन्न हो वहां यमक होता है, और जहां एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हों उसको हम लोग श्लेष अलंकार के रूप में समझते हैं। यानी कि ये क्या होगा, यमक अलंकार होगा। तो यमक अलंकार में तारे की आवृत्ति कितनी बार हुई है, 2 बार, लेकिन इन दोनों बार जो आवृत्ति हुई है तो इसका अर्थ भी भिन्न होना चाहिए। तो एक का अर्थ हो रहा है तारना, यानी कि माँ गंगा को संबोधित करके यह कहा जा रहा है कि जेते जितना तुमने तारा है तारना, और दूसरे का अर्थ हुआ आकाश में दिखने वाले तारे। मतलब यहां मां गंगा की स्तुति करते हुए यह कहा जा रहा है कि आपने जितनों को तारा है, जितने लोगों के पाप आपने धोए हैं उतने तो आकाश में तारे भी नहीं हैं। तो यहां हम लोग इसको यमक अलंकार के रूप में समझते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। धुधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। अब प्रत्यय की बात कर रहा है तो प्रत्यय इस शब्द में कहां होगा, प्रत्यय तो बाद में ही प्रयुक्त होता है ना, तो अब क्या होगा, ये ऑप्शन है, तो सही उत्तर हमारा सी होगा। देखिए ये आत्म मूल्यांकन का विषय है। मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि जब भी हम लोग प्रश्नावली श्रृंखला को शुरू करते हैं तो आप लोग भी सजग होकर के, सतर्क होकर के तैयार हो जाया करें, और साथ साथ आप कमेंट करते हुए चलेंगे तो आपका भी ये स्वमूल्यांकन है और आप अपने प्रति कम से कम ईमानदार रहेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग ईमानदार हैं भी, और स्वमूल्यांकन करते हुए मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप इस दौड़ में कहाँ हैं, ताकि हम लोगों की तैयारी और बढ़िया से हो सके और हम भी आपके लिए अत्यधिक सहयोगी की भूमिका में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह बढ़िया से कर सके। ठीक है, अब थोड़ा सा इन प्रत्यय के बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्रत्यय 2 तरीके के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो होते हैं जो धातु या क्रिया के अंत में लगते हैं, उनको कृत प्रत्यय के रूप में समझते हैं। तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में जुड़ करके नया शब्द बनाते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे नीति के साथ नैतिक, काला के साथ कालिमा, राष्ट्र के साथ राष्ट्रीयता, ये तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हो गए। कृत प्रत्यय के लिख के साथ लिखना, लिखाई या लिखावट। तो ये धातु या क्रिया के अंत में जब जुड़ेंगे और नया शब्द बनाएंगे, इनको कृत प्रत्यय कहा जाएगा। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ जो प्रत्यय जुड़ते हैं उनको हम तद्धित प्रत्यय के रूप में समझते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, एक धन एक। यहां दिया हुआ है एक धन एक और एक एक, यह कौन सी संधि है। अब देखिए कि संधि में हम लोग जब वर्णमाला को हम लोग समझते हैं तो वर्णमाला में हम लोगों को यह पढ़ाया जाता है कि स्वर होता है और व्यंजन होता है।
लेकिन इसी व्यंजन के बाद हम लोग देखते हैं कि व्यंजन की श्रेणी में एक और आता है जिसको हम लोग विसर्ग के रूप में समझते हैं। तो ये विसर्ग को भी हमें समझना पड़ेगा, यानी जहाँ स्वर से स्वर की संधि हो वो स्वर संधि कहलाएगा, जहाँ स्वर और व्यंजन की संधि हो वहाँ व्यंजन संधि कहलाएगा। लेकिन विसर्ग में जहाँ विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन दोनों की संधि हो उसे हम लोग विसर्ग संधि के रूप में समझते हैं। अब चूंकि यहाँ पर व्यंजन और स्वर आपस में मिल रहे हैं तो यह कौन सी संधि होगी? ये ए क के बाद अ लगा हुआ है और ये एक है, तो ये निश्चित रूप से कौन सी संधि हो जाएगी? ये, क्योंकि क यहाँ पर अ इसमें छुपा हुआ है, असंयुक्त है, तो ये निश्चित रूप से स्वर संधि हो जाएगी। अब अ के साथ क्या जुड़ रहा है? ए जुड़ रहा है। अ के साथ ए जुड़ करके क्या हो रहा है? अय हो रहा है। तो निश्चित रूप से यह दीर्घ संधि तो नहीं है, दीर्घ संधि तो नहीं है, तो कौन सी संधि होगी? तो इसको हम लोग समझते हैं कि यह वृद्धि संधि होगी। और वृद्धि संधि का सूत्र क्या कि जब ए आ के साथ ए अय हो तो अय बनता है, और अ आ के साथ ओ हो तो ओ बनता है। और वृद्धि संधि में अ ओ को जब हम जोड़ते हैं तो अ होता है। वृद्धि संधि के कुछ और उदाहरण यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम लोग देख रहे हैं। अ के साथ ए अय हुआ, आ के साथ ओ अ हुआ, अ के साथ ओ अ हुआ, आ के साथ अ हुआ। तो यहाँ पर हम लोग वृद्धि संधि में दीर्घ स्वरों को ही या संयुक्त स्वरों को ही हम लोग शामिल करते हैं, और ये एक दूसरे के साथ मिल करके संयुक्त स्वर का निर्माण करते हैं। ठीक, आगे हम लोग बढ़ेंगे। इनमें क्रिया विशेषण है, मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इनमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो क्रिया तो अब लड़का चला किया हम, ये तो क्रिया हो नहीं सकती। क्रिया की विशेषता धीरे धीरे शब्द ही बताएगा, अतः क्रिया विशेषण क्या होगा? ये हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे शब्द किसे कहते हैं। शब्द की परिभाषा यहाँ पूछ रहा है। एक या एक से अधिक ध्वनि समूहों को शब्द कहा जाएगा, या एक या अनेक वर्णों से मिलकर सार्थक ध्वनियों को या ध्वनि की लघुत्तम इकाई को शब्द कहा जाएगा। ऐसा नहीं है, ध्वनि की लघुत्तम इकाई को हम लोग किसके रूप में समझते हैं? वर्ण के रूप में समझते हैं। फोनेम मॉर्फेम की बात यहाँ हो रही है, या एक से अधिक वर्णों के समूह को, तो यह भी गलत है। यहाँ पर हम कुछ भी लिख दें, क ख म ग ऐसे लिख दें, तो क्या ये शब्द हो जाएगा? ऐसा नहीं है। एक या अनेक वर्णों से मिलकर के बने सार्थक ध्वनियों को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। और शब्द को हम विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत करते हैं, जिसमें है अर्थ के आधार पर शब्द को दो भेदों में हम लोग बांटते हैं, सार्थक और निरर्थक। उत्पत्ति के आधार पर तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। और इसी के साथ साथ एक और शब्द है, एक और वर्गीकरण है जिसे हम लोग संकर शब्द के रूप में समझते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, और प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिसमें कि परिवर्तन होता है, और अविकारी वे शब्द कहलाते हैं जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगला प्रश्न को देखेंगे। शहर क्या है? शहर, शहर से किसका बोध होता है? क्रिया का, अव्यय का, सर्वनाम का, या जातिवाचक संज्ञा का? तो निश्चित रूप से अब इसका उत्तर आप लोग दें, इतना समय हम ले लेते हैं आपका कि आप उत्तर आराम से दे पाएं। तब अब इसके आंसर की हम लोग बात कर लें, फटाफट देखते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। शहर एक जातिवाचक संज्ञा है, और जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है कि जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध हो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में समझते हैं। जातिवाचक संज्ञा उसे हम लोग कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। सरला से फल खाया जाता है। सरला से फल खाया जाता है यानी कि यहां पर यह कर्मवाच्य है, इसका कर्तृवाच्य क्या होगा? यानी कि अब जो है क्रिया का प्रभाव जो कर्म पर है, अब वह क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ना चाहिए? वह क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ना चाहिए, तब जाकर के वो कर्मवाच्य होगा। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि सरला फल खाई, लेकिन काल बदल गया। सरला ने फल खाया, काल बदल गया, क्योंकि यहां पर काल कौन सा है? काल जो है वर्तमान काल है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है
कि काल का परिवर्तन न हो, वर्तमान काल में ही हमें चुनना है। सरला ने फल खाई, तो ये तीनों काल के आधार पर यदि गलत हो रहा है तो सरला फल खाती है। अब क्या होगा, खाती है, काल भी इसका वर्तमान काल में आ रहा है और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। अतः हमारा सही उत्तर डी होगा। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं और ये कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के कुछ उदाहरण हैं। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आ, ई, ओ और उ। तो अब मूल दीर्घ स्वर को समझिए। अ के साथ जब अ जुड़ेगा तो इसका दीर्घ क्या हो जाएगा? तो पहले मूल स्वरों की हम लोग बात कर लें। अ, ई और उ ये मूल दीर्घ स्वर हैं, इन मूल स्वर हैं, ह्रस्व स्वर, और इनके साथ जब इनके वर्णों को हम लोग जोड़ते हैं तो इनका दीर्घ रूप हमें प्राप्त होता है। आ, ई, तो हम कह सकते हैं कि ये मूल दीर्घ स्वर हैं, लेकिन इनका जब मेल अलग अलग होता है तो ये क्या होता है कि इसमें परिवर्तन होता है, तो उनको हम लोग संयुक्त दीर्घ स्वर के रूप में समझते हैं। इस आधार पर हम देखेंगे तो ये हमारा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, बल्कि ये क्या है, यह संयुक्त दीर्घ स्वर है। ठीक, ये इसकी परिभाषा है। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से न होकर स्वतंत्र रूप से होती है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं या मूल स्वर कहते हैं। और दो समान मूल स्वरों के योग से दीर्घ स्वर की उत्पत्ति होती है। और जब दो असमान स्वर परस्पर आपस में जुड़ते हैं तो उससे क्या होता है, संयुक्त दीर्घ स्वर की उत्पत्ति होती है। तो अब यहाँ पर अ, ई, उ और ऋषि री यदि मूल दीर्घ स्वर हैं तो ये एक परस्पर असमान रूप से यदि जुड़ेंगे तो क्या होगा, संयुक्त दीर्घ स्वर की उत्पत्ति होगी, संयुक्त दीर्घ स्वर बनाए जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से दंत ध्वनि है, यहाँ दंत ध्वनियों की बात कर रहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इसको अंतस्थ व्यंजन के रूप में हम लोग समझते हैं, क, च, फ। तो थोड़ा सा हम लोग वर्गीय व्यंजन को यहाँ पर समझना चाहेंगे। ठीक है, वर्गीय व्यंजन को जब हम लोग समझते हैं तो क्या कहता है कि कंठ से उच्चारण स्थान, कंठ से कौन कौन सी ध्वनियां निकलती हैं, क, ख, ग, घ, अंग और ह। इसी के साथ साथ विसर्ग ये कंठ से निकलते हैं। तालु से च, छ, ज, झ, य और श ये तालु से निकलने वाले हैं। मूर्धा से मतलब कंठ के बाद तालु, तालु के बाद अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं ऊपर मूर्धा, ट, ठ, ड यानी ट वर्ग के साथ साथ झ, ड़ और र और स। अंतस्थ व्यंजन को भी इसमें हम लोग शामिल कर रहे हैं। कुछ दंत में क्या क्या आता है, त वर्ग आएगा दंत में, पूरा का पूरा त, थ, द, ध, न और ल और श आएगा। और ओष्ठ की हम लोग बात करें, अब जैसे प, फ, तो ये ओष्ठ व्यंजन हो गए। तो ये कौन कौन से हो गए, प वर्ग हो गया। और दंत ओष्ठ की हम लोग बात करते हैं तो ये व होता है। अतः ल जो है किसमें आएगा, ल को हम लोग देखते हैं तो ये दंत ध्वनियों में आएगा। इस प्रकार हमारा उत्तर सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, ह, झ, म और ठ। थोड़ा सा इसको हम लोग इस तरीके से समझेंगे कि स्पर्शी ध्वनियों को हम लोग समझ लें कि वायु का न तो स्पर्श ध्वनियों के समान पूर्ण अवरोध, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का न तो स्पर्श ध्वनियों के समान पूर्ण अवरोध होता है, न तो स्वरों के समान निर्बाध प्रवाह होता है। यानी कि व्यंजन का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो वायु में अवरोध पैदा होता है। जब हम लोग वायु भीतर से बाहर निकलती है ध्वनियों की उत्पत्ति होती है। व्यंजन में जो स्वर तंत्रियां हैं ये आपस में टकराती हैं और वायु इनसे टकराते हुए बाहर निकलती है। और स्वर में क्या होता है, निर्बाध रूप से बाहर निकलती है। लेकिन वायु का जब निर्गमन घर्षण के साथ होता है उन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। यानी कि न तो स्वर की तरह वायु जो है स्वर तंत्रियों से उलझ करके निकलती है और न ही स्वर की तरह
निर्बाध रूप से निकलती है, अर्थात दोनों के बीच में वायु का जो निर्गमन होता है वह घर्षण के साथ होता है, उन्हें हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे स, स, ह, इन्हें उष्म संघर्षी व्यंजन भी हम कहते हैं, क्योंकि उच्चारण के समय वायु घर्षण करते हुए निर्गत होती है या बाहर निकलती है। और जो विकल्प हमारा है उसमें ह जो है संघर्षी व्यंजन है। यहाँ हम लोग याद रखेंगे कि ये केवल स, स और ह संघर्षी व्यंजन है, अतः हमारा उत्तर ए सही होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो अंत की जब बात की जाती है तो अकार से जिसका अंत होता है उसको हम लोग क्या समझेंगे? अकारांत समझेंगे, अकारांत शब्द, अतः उत्तर डी सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। किसने? अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। क्रिया होती है, क्रिया की जाती है, और लेकिन कारण किससे है, साधन किससे है? तो साधन बाण से है। अर्थात जब क्रिया कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसमें क्रिया जिस साधन से संपन्न हो उसे हम लोग किस रूप में समझते हैं? करण कारक के रूप में समझते हैं। तो यहां हमारा उत्तर बी सही होगा, करण कारक होगा। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? यानी पहला पद गौण हो या पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो उसे हम लोग कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अन्य उदाहरण हैं हम लोग यहाँ देखते हैं। मूर्ति को बनाने वाला मूर्तिकार, काल को जीतने वाला, यानी उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद क्या होता है? इसका गौण होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, रमा धन ईश रमेश में कौन सी संधि है? बात आ गई, असमान स्वरों का मेल हो रहा है। तो अब ये कौन सी संधि हो जाएगी भैया? ये वृद्धि संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, गुण संधि होगी या व्यंजन संधि होगी? तो व्यंजन संधि तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्वरों का मेल हो रहा है। तो जब व्यंजन संधि नहीं होगी और स्वरों का मेल हो रहा है तो स्वर संधि ही है। तो स्वर संधि में हम लोग ये देखते हैं कि ये गुण संधि होगी। कैसे कि अ आ के आगे ई, यानी कि असमान स्वर जब आते हैं तो ये किस में बदल जाता है? ई, ए में बदल जाता है। इसी तरह अ आ के साथ इसमें बदल जाता है, और अ आ के आगे यदि री हो तो री को अर में बदल देते हैं। उदाहरण हमारा ऐसे है, जैसे अ के साथ ई जुड़ा तो ए हुआ, अ के साथ ई हुआ तो ए हुआ, आ के साथ ई हुआ तो ए। तो इसी तरीके से हमारा ये सही आंसर हमारा गुण संधि हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का क्या अर्थ है? प्रतिकूल कार्य करना, यानी कि गंगा का अनुकूल और प्रतिकूल दो शब्द है। गंगा अपने प्रवाह में, अपनी धारा में बह रही है, यदि उसको उल्टी गंगा तो बहाया नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, यानी कि कार्य का विपरीत दिशा में करना। और विपरीत दिशा का अर्थ क्या हुआ? कि प्रतिकूल कार्य करना। तो उत्तर हमारा सी सही होगा। और इसी तरीके से कुछ अन्य मुहावरों को हम लोग यहाँ देखते हैं। ये मुहावरे हैं, यहाँ मुहावरों का अर्थ हो गया जैसे उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना, उधेड़ बुन में पढ़ना, सोच विचार करना, 19-20 का अंतर होना, बहुत कम अंतर होना। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लता शब्द का बहुवचन है। लता शब्द का बहुवचन क्या होगा? लती होगा, लता होगा, लताएं होगा या लतों होगा? तो बहुवचन को हम लोग इस तरह से समझे कि लता शब्द का बहुवचन लताएं होगा, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राण, होश, केस, रोम, बाल, लोग, हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू, नेत्र, समाचार, दावा, दाम आदि। ये जो शब्द हैं ये किसमें प्रयुक्त होते हैं? सर्वथा ये बहुधा बहुवचन में ही इनका हम लोग प्रयोग करते हैं, या हमेशा बहुवचन में ही इन शब्दों का प्रयोग होता है। लड़की जाती है, यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल में होता है। लड़की जाती है को अपूर्ण भूतकाल में यदि किया जाए तो कैसे होगा? लड़की जा रही थी या लड़की गई, लड़की गई थी या लड़की जाएगी?
तो यहां पर अपूर्ण भूतकाल का मतलब यह हुआ कि क्रिया हो रही थी और उसकी सूचना किसी ने दी, लेकिन क्रिया अभी पूर्णतः संपूर्ण नहीं हुई थी, क्रिया संपादित नहीं हुई थी, उसको हम लोग अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो इसका जो सही अर्थ है वो ए होगा, इसका अपूर्ण भूतकाल होगा कि लड़की जा रही थी, लड़की जा रही थी मतलब क्रिया अभी चल रही है, भूतकाल में क्रिया हो रही थी, उसको किसी ने आकर के यह सूचित किया। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, इनमें से विशेषण शब्द है बालक, लिखा, क्योंकि और गोल। तो बालक विशेषण होगा नहीं, लिखा क्रिया हो जाएगी, क्योंकि जो है योजक शब्द हो जाएगा। गोल क्या है कि यह किसी आकृति के बारे में बता रहा है, तो विशेषण शब्द यह हो जाएगा गोल। सही उत्तर हमारा डी होगा। अब थोड़ा सा हम लोग विशेषण के बारे में ये जान लें कि विशेषण ये गुणवाचक विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण की स्थिति बताता हो, विशेषता बताता हो, गुणवाचक, इसके कई उदाहरण भी हैं, जैसे काल बोधक, स्थान बोधक, इसी तरीके से और भी उदाहरण है जिसको कि विस्तार में हम लोग पेड लेक्चर में पढ़े हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है। लड़कियां, लड़कपन, लड़की या लड़के, तो ये तो बहुवचन हो गया, यहाँ लिंग परिवर्तन हो गया। तो अब एकमात्र ऑप्शन हमारे पास बचता है कि लड़का शब्द का बहुवचन लड़कपन होगा, क्योंकि लकड़ियां या लड़की नहीं होगा, लकड़ियां तो बिल्कुल अलग हो गया, यहाँ लिंग परिवर्तन है और यहाँ वचन का अंतर है, वचन परिवर्तित हो जा रहा है। जबकि हमारा प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा क्या है, तो लड़का का भाववाचक क्या हो जाएगा, लड़कपन हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कौन सा वाक्य शुद्ध है। कुत्ते ने बिल्ली को मारा, कुत्ते ने बिल्ली को मारी, कुत्ता ने बिल्ली को मारता है, कुत्ता बिल्ली को मारा। अब देखिए यहाँ पर ने और को का जो प्रयोग हुआ है, यहाँ कुत्ता ने बिल्ली को मारता है, ये तो सर्वथा अनुचित है, लेकिन ने और को का प्रयोग तो होगा, क्योंकि यह क्रिया से कौन प्रभावित हो रहा है, बिल्ली प्रभावित हो रही है। तो अब इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे, तो व्याख्या क्या होगा, कुत्ते ने बिल्ली को मारा, कुत्ते ने बिल्ली को मारा। इसी तरीके से शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य के कुछ और उदाहरण भी हैं, जैसे अमीरों के पास रुपए की बड़ी संख्या होती है, तो रुपए की संख्या की जगह पर क्या लिखा जाएगा कि अमीरों के पास धन की बड़ी राशि होती है। ऐसे ही कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, तो कृष्ण ने हत्या नहीं किया, अब यहाँ हत्या की जगह पर हम क्या करेंगे, वध करेंगे, और थोड़ा सा आदर सूचक शब्दों का हम लोग प्रयोग करेंगे कि कंस का वध कृष्ण ने किया था। ठीक, ये चूंकि हत्या जैसे ही करेंगे वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, लेकिन वध शब्द का जैसे ही प्रयोग करेंगे यह समाज को उपकृत करने वाला शब्द है। हालांकि इसका भी अर्थ मृत्यु से ही है कि किसी की मृत्यु किसी के द्वारा हुई है, कोई ना कोई कारण बना है, कोई ना कोई साधन बना है, माध्यम बना है, लेकिन और हत्या का भी तात्पर्य मृत्यु से ही है। लेकिन जब बात इसके अन्वय किया जाती है तो हत्या अपराध को स्पष्ट करता है और वध किसको स्पष्ट करता है, समाज को उपकृत करने का भाव पैदा करता है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रत्युपकार संधि का विच्छेद होगा। प्रत्येक धन उपकार, प्रत्युपकार, प्रत्युपकार और प्रतिधन उपकार। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लें कि प्रत्युपकार का जो संधि विच्छेद है वो प्रतिधन उपकार होगा, और यह यण संधि है। यण संधि क्या कहता है कि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, उ और री के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है, यह यण संधि कहता है। कोई असमान स्वर आता है तो ई या दीर्घ ई के स्थान पर य, उ और दीर्घ उ के बदले व और री के बदले र हो जाता है। यानी कि ई और दीर्घ ई के साथ असवर्ग आएगा तो यह हो जाएगा, उ के साथ असवर्ग आएगा तो वह हो जाएगा, और री के साथ असवर्ग आया तो र हो जाएगा। अर्थात जब ई के बाद कोई भिन्न स्वर हो, ई या ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो वो य में हो जाएगा, और उ के साथ यदि भिन्न स्वर हो तो वह हो जाएगा, री के साथ यदि भिन्न स्वर हो तो र हो जाएगा। निश्चित रूप से इसको हम लोग समझ रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। दस है आनंद जिसके, दशानन, यह कौन सा समास है। तो निश्चित रूप से यहां दोनों पद में कोई प्रधान नहीं है,
बल्कि दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे की तरफ संकेत कर रहे हैं। तो जैसे ही दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे की तरफ संकेत करेंगे, वहां पर कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। ठीक, कुछ और उदाहरण है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3, 6, 4 या 2। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद बताए गए हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको जान लें। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद बताए गए हैं, अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक का अर्थ क्या होता है? तो जिसमें जिसका फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक कहते हैं, और अकर्मक उसे कहते हैं जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसे हम लोग अकर्मक क्रिया समझते हैं, अकर्मक क्रिया के रूप में देखते हैं उसको। जैसे श्याम आम खाता है, अब आम खाने की जो क्रिया है वो किस पर पड़ रही है? कर्ता पर। तो इसलिए यहां पर अकर्मक क्रिया होगी, और अतः यहां अकर्मक क्रिया का एक उदाहरण है मोहन हंसता है। लेकिन यहां खाने का कार्य तो श्याम कर रहा है, लेकिन खा किसको रहा है? आम को खा रहा है। तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो खाने का काम श्याम तो करता ही है, लेकिन आम को खा रहा है। अब यह जो क्रिया की जा रही है, श्याम के द्वारा यह क्रिया की जा रही है ना, कि यह स्वाभाविक रूप से है। जबकि यहां हम देखते हैं कि मोहन हंसता है, तो मोहन हंसता है, इस क्रिया का सीधा सा असर यहाँ पर पड़ रहा है, और यह स्वाभाविक रूप से है, जबकि यहाँ पर क्रिया की जा रही है। तो जहां क्रिया की जाए, मतलब कर्ता क्रिया को कर रहा है, और एक क्रिया स्वाभाविक रूप से कर्ता के द्वारा हो रही है। खाना स्वाभाविक क्रिया नहीं है, यह किया जाता है, इसके लिए प्रयास किया जाता है, लेकिन हंसने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, यह अंतरतम से बाहर निकलता है। तो जहां अंतरतम से चीजें बाहर निकलती हैं वो अकर्मक हो जाएगा। सीधा सीधा आप इसको इस तरीके से समझिए, शब्दों के जाल में उलझने से ज्यादा बेहतर है कि थोड़ा सा बाहर निकल करके इसको इस तरीके से समझ लिया जाए। जिसमें कर्ता स्वाभाविक रूप से कर्ता के द्वारा क्रिया हो, संपन्न हो, वह अकर्मक होगा, और जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, अर्थात कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जा रही है, जो कर्म किया जा रहा है, उसमें कर्म प्रधान होता है, उसको हम लोग सकर्मक क्रिया के रूप में समझते हैं। जैसे श्याम आम खाता है, तो श्याम जो आम खा रहा है, यह क्रिया श्याम के द्वारा की जा रही है, अतः यहाँ पर सकर्मक होगा, और मोहन हंसता है यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों का 25 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। फिर हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।